ये मैं पैदा भी उरे होऊंगा। हाँ, अच्छा हाँ, उरे पैदा होगा। क्यों नहीं अलग किस तरह फिर आपने कि उरे पैदा हो गया? हम हिंदू हैं, हमें पता। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम। आज मैं अपना ऐसा मकान दिखा दूंगा भाई जो 2000 साल तक तो मकान चल रहा और बिना ईंट का यू मकान है भाई। इसमें के मटेरियल यूज होने लग रहा है। पूरी जानकारी आप दादाजी तो लेवांगे। नमस्ते दादाजी, क्या नाम है दादाजी? जगबीर सिंह काजल मेरा नाम है। हाँ जी। और मैं नारनौंद का रहने वाला हूँ। ओके जी। अच्छा, ये जो मकान आप बनाने लग रहे हो शौकिया तौर पर बनाने लग रहे हो कि दादा ले पोता बरता वो चीज है? ना पोते का शौक और ना और कुछ, ये बस मुझे कहीं मिल गया कि मैं इस ढंग का मकान बनाऊं कि जो सैकड़ों साल या मिलेनिया 1000 साल 1500 साल चले। अच्छा। तो फिर मैंने इंटरनेट पे देखा और मुझे ऐसा बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले विकिपीडिया में, और दूसरी वीडियोस काफी मिले। तो मैंने कहा चलो हम भी ऐसा बनाते हैं। अच्छा, मेन मकसद क्या है वैसे यू बनाने का? एक तो ये कि घर में जब आप एंटर करते हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो आप घर में कंफर्टेबल रहें। अच्छा। बाहर का मौसम तो बदलता रहेगा। हाँ। सर्दियों में सर्दी होगी, गर्मियों में गर्मी होगी, लेकिन घर के अंदर आप नेचुरली आपका एयर कंडीशन होना चाहिए, और ये एयर कंडीशन रहेगा। अच्छा। क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर रहेगा, गर्मियों में मैक्सिमम जो रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अच्छा। और सर्दियों में जो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा वो 20-22 के आसपास रहेगा। अच्छा, ये टेम्परेचर किस तरह बांध रखे फिर आपने इस मकान में? कोई मशीन यूज कर रखी है? नहीं, इसमें क्योंकि 2 फुट मोटी दीवारें हैं इसकी। अच्छा। और इनको कूट कूट के बनाया है। अच्छा। तो इसलिए जब इतनी मोटी दीवारें होंगी, तो इसमें सर्दी भी घुसने में टाइम लेगी और गर्मी भी घुसने में टाइम लेगी। अच्छा। तो इसलिए ये एयर कंडीशन ही रहेगा। अच्छा, जो कर ले आपने ईंट का यूज कौन कर रखा? क्या तक कौन इसमें ईंट का यूज करे? उसमें क्या यूज करे फिर आपने? इसमें बजरी है, हाँ। स्टोन डस्ट है जिसे हम क्रशर बोल देते हैं, 15% मिट्टी है, सीमेंट है, चूना है। ठीक है। इन सब को कूट कूट के जो है दीवारों पे फरमे लगाए। अच्छा। और कूट कूट के इसको बनाया है। कूटी हुई चीज 10 गुना ज्यादा मजबूत हो जाती है। हाँ। अच्छा, जो कर ले अपने 1 फुट बनाने खातिर कितना टाइम इस पूरा में पहले तो बताओ पूरा में कितना टाइम लग गया इसमें? टाइम इसमें काफी लग गया। करीब 1.5 साल के करीब लग गया था। अच्छा। और अभी काफी दिनों से काम बंद पड़ा किसी भी वजह से। अच्छा। लेकिन अगर ठीक ढंग की, एक तो ये लेबर काफी मांगता है, बाकी वैसे और कोई खास टेक्निकल उसमें बातें नहीं है, बस लेबर अच्छा। इंटेंस ये जो है काम होता है। अच्छा। लेबर ज्यादा काम करती है। अगर एक आदमी को भी ढंग से पता है, फरमे बांधने आते हैं, और अगर इसके कोण वगैरह ढंग से निकाल लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे मकान बनाने में। अच्छा। सस्ते भी पड़ेंगे, मजबूत भी रहेंगे। मजबूत और टिकाऊ जिन्हें कहते हैं। अच्छा। और आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगे। कंफर्टेबल रहा। जो 1 फुट बनने में कितना टाइम लगेगा? जो आपने पूरा बनाया 1 फुट में कितना टाइम लगता है? जब भी हम बांधते हैं तो आप उस पूरी दीवार को एक ही बार में उठा सकते हो। पहले निचाड़ा फरमा भरा, फिर उसके ऊपर दूसरा फरमा बांध दिया, फिर तीसरा फरमा बांध दिया। आपने कितनी हाइट लेनी है? मैंने तो 15 फुट हाइट ली है। अच्छा। मेरे नीचे से ऊपर तक ये 15 फुट हाइट रहेगी। ये नहीं कि नीचे से उसमें तो 6-6.5 फुट नीचे नींव भी भरी हुई है। ये ऊपर जो मेरे फ्लोर से जो बना है 15 फुट हाइट रहेगी। अच्छा, फिर जो आपने मिस्त्री है, फिर हरियाणा में तो कौन पाया होगा मिस्त्री बनाना? नहीं, ऐसा वैसे तो मैं जो मिस्त्री था वो नरवाना के आसपास एक गांव हो, वहां से था, और मेरा जानकार था। उसको बाकायदा में ट्रेनिंग कराने लेके गया था। ओरोविल एक जगह है। अच्छा। पांडिचेरी के पास, तमिलनाडु में पड़ती है। मैं खुद भी ट्रेनिंग करके आया था। अच्छा। तो वो वैसे भी बड़ा समझदार आदमी, शाना आदमी, शाना मिस्त्री। हरियाणा में 2-4 ही होंगे उस जैसे। अच्छा। तो वो, और बाकी तो लेबर ने बनाया है, और कुटाई में मैं भी खड़ा रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने खूब कुटाई की है। भाई कह रहा था 1 फुट सरकार में 3-4 भी नहीं लग जाए। ना ऐसी कुछ नहीं। अच्छा। 6-7 मजदूर 70 से 80 फुट एरिया रोज बना सकते हैं। अच्छा, 70-80 फुट।
हाँ, और फिर ये सस्ता किस तरह पड़ा है? और मकान है एक बार मकान में विजिट करांगे, सस्ता किस तरह पड़ागा यू? सस्ता तो इसलिए पड़ेगा हम्म। कि इसमें जो सीमेंट इस्तेमाल करनी है वो 9% ही करनी होती है अगर अकेली सीमेंट इस्तेमाल करते हो। अच्छा। और अगर आप आधी सीमेंट और आधा चूना इस्तेमाल करते हैं तो इसे आप 12 से 13% लगा लीजिए। अच्छा। अकेला चूना भी आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि चूने का और मिट्टी का कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त होता है। अच्छा, मट्टी यूज हो रही है इसमें, मतलब इसमें मट्टी। इसमें 15% ही यूज करी है, बाकी आप इसमें जो है 50 से 60% भी मिट्टी इस्तेमाल कर सकते हो। चूने में मिला के आप चूना इसे में। कूट दो अच्छा। तो चूना क्योंकि स्टेबलाइजर का काम करेगा, हाँ इसको हाँ, हिलने नहीं देगा। ठीक है। सीमेंट भी वही काम करती है। और जब आप कूट के बनाते हैं तो फिर ये बहुत मजबूत हो जाता है और ऊपर से आप वो कर सकते हो जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं, लिपाई बोल हाँ, देते हैं। लिपाई बोलते हैं। लिपाई कर लो, चूने में मिट्टी और चूने का कॉम्बिनेशन बना के आप लिपाई कर दो ताकि वो अकेली मिट्टी ना बचे। और क्योंकि हमने बीच में भी चूना डाला है तो ये मजबूत तो है ही और कहीं नहीं जाएगा। जो करनी कहता कि इसमें क्या सर्दी बढ़न में टेम लावेगी, हाँ? इवन्यू तो नहीं हो जाएगी, मतलब कि सर्दी है जहाँ इसमें ज्यादा सर्दी बड़ा है जो लेके है गर्मिया में गर्मी आ रही है जो ले भी गर्मी बढ़न में टाइम लगे जो सर्दियों में गर्मी बढ़ जाए। ऐसे है कि बाहर टेम्परेचर बदलता है, अंदर टेम्परेचर नहीं बदलता है जल्दी से। क्यों नहीं बदल? जैसे जमीन के नीचे हम 6 फुट नीचे भी जाएंगे तो जमीन के नीचे का टेम्परेचर वही रहता है। जैसे हम पानी निकालते हैं, कुएं से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, तो जमीन के नीचे तो टेम्परेचर वही है। बाहर टेम्परेचर बदल गया तो सर्दियों में हम कहेंगे अरे गर्म पानी आ रहा है जमीन के नीचे से, और जब गर्मियां होती हैं तो हम कहते हैं ठंडा पानी है। वहां तो टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर तो बाहर बदलेगा। तो ये प्रकृति का नियम और ऐसे ही बदलता है। तो ऐसे ही इसमें जो है जब हम दरवाजे खिड़कियां लगा देंगे, उन्हें हम बंद रखेंगे तो ये इसको जितना पानी सोख के रखना है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए उतना पानी इसकी दीवारों में रहेगा। तो ये दीवारें जो हैं इन्हें हम एक महीने में ये कह सकते हैं कि जिंदा दीवारें हैं। जिंदा दीवारें हैं। हाँ, ठीक है। ये बस सांस लेती हैं। हाँ, तो इसमें इसलिए टेम्परेचर क्योंकि मेंटेन करता है ये। तो फिर देखो बेरा ये बात है, मकान बना दिया आपने, चलो इसमें कमरे कुकर है, मकान के सारा आले आले से देखा ना जो प्लास्टिक है जो पाइप फंसा रखा, वो किस चीज के लिए फंसा रखा? वो वेंटिलेटर है वो। अच्छा। क्योंकि हम ये जो खिड़कियां हैं ये इन पे हम शीशा लगाएंगे और ये खोलने वाली खिड़कियां हम नहीं रखेंगे। अच्छा। क्योंकि ये मेरा तजुर्बा इसलिए है कि जैसे कुरुक्षेत्र में मेरा मकान है तो हमने उसमें 15-16 खिड़कियां लगा रखी और आज तक हमने कभी खिड़की खोल के नहीं देखी। ठीक है, बात है। तो क्योंकि आजकल वो जाली वाले दरवाजे लगा देते हैं, बाहर की साइड होते हैं, तो हवा अगर फ्रेश एयर चाहिए तो वही खोल लेते हैं। ठीक है, वो क्रॉसिंग हो जाती है। इसमें क्या कमरे बनाएंगे, क्या इसमें रसोई बनेगी? इसमें एक ही रसोई बनेगी, 3 बेडरूम बनेंगे। अच्छा। और ये हमारा एक्चुअली में ये रास्ता था 9.5 फुट चौड़ा आगे से लेके पीछे तक। जैसे ये आगे बन रहा है एग्जैक्टली इसी तरह पीछे बनेगा, ऐसे ही गेट सब कुछ है। अच्छा, सेम टू सेम बनाएगा जो ये जगह बन रही है नहीं सेम? हाँ, बस बीच में जो है अच्छा इधर मेरा ये ड्राइंग रूम है और इधर मेरा जो है डाइनिंग हॉल है। अच्छा। ये 25x18 का ये बनेगा और 25x18 का ये बनेगा और 9.5 फुट चौड़ा ये रास्ता रहेगा ताकि हम पीछे जाएं, जिस कमरे में जाना है, जिस जगह जाना है उसमें हम जाते रहे और कोई दिक्कत ना हो। ये भी हमारा रास्ता था और ये स्टोर के लिए रखा था, लेकिन वो मेरे मिस्त्री ने बड़ी अच्छी राय दी। ठीक है। वो कहने लगा कि वो अगर बाद में खींचनी तो बाद में खींच लेना, अभी तो इसको आप खुला ही रहने दो, ये ऐसा लगेगा कि जैसे कमरा है। ठीक है। तो और इसकी जो लेंटर का है छत, इसकी ये लेंटर की छत बस डलवाई ली जल्दी की वजह से। अच्छा। लेकिन आप पीछे जो बनाऊंगा इसको मैं रोहतक डोम बनाऊंगा पीछे। अच्छा। वो ईंटें हम चिपकाते हैं वो इस ढंग से हल्का सा वो गोलाई में आ जाएगी डोम स्टाइल में। ठीक है। तो उस ढंग से बनाएंगे क्योंकि ये तो मुश्किल से 50 से 60 साल चलेगा। ये तो जो भी आगे रहेगा वो देखेगा वो टूट जाएगा, फिर ऊपर अपने वो लेंटर डलवाना है या रोहतक डोम बनवाना। रोहतक डोम उस वक्त तक खड़ा रहेगा जब तक वो ईंटें रहेंगी। अच्छा। अब ईंटों की लाइफ
बहुत सारी बढ़िया ईंटें बनी होती है तो 500 साल भी चल सकती है और 5000 साल भी चल सकती बिल्कुल है। बिल्कुल जैसे हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता में आज भी यूं की यूं ईंटें यूं मिलती हैं। बिल्कुल। हाँ। अच्छा तो ये मतलब ये दीवार है इनकी उम्र कितना है? देखिए जब हमने ये ठोक के बना दिया और इसमें स्टेबलाइजर भी लगा दिया सब कुछ, क्योंकि इसमें चूना भी है, तो आप मान के चल सकते हो कि 1000 साल कम से कम है। 1000 साल कम तक। हाँ बिल्कुल। अब आप तक कमरे दिखावांगे। यू इस साइड में आप लैट्रिन बाथरूम कर रखा था। ये हमारा बाथरूम। अच्छा ये 11.5 बाई 7 फुट का है। ठीक है। और ये बेडरूम है? ये हमारा बेडरूम है 18 बाई 18 का है। अच्छा ये मुझे बताओ जो आपने इसमें फिटिंग कर रखी है, इसमें जीरी मार का फिटिंग करी है फिर बाद में? नहीं, और किस तरह ये हमने फर्मों के अंदर ही लगा के भेज दिया ये ऊपर। अच्छा फर्म के अंदर ही पाइप लगा के भेज दिया पहले? फर्मा के अंदर वो चिपका दिए। अच्छा। और फिर जब कुटाई की तो उसके बाहर से अपने आप ही वो चलते गए, इसलिए तो ये मुड़े हुए। हाँ मुड़े हैं। ठीक है। हाँ ये इस पे क्योंकि हमारा दुर्मच लग गया। हाँ हाँ हाँ। अब दुर्मच हाथ वाला दुर्मच भी हो और हमारा हवा से चलने वाला दुर्मच भी है। जो पहले जनरेटर चलेगा फिर एयर कंप्रेसर चलेगा फिर जो गले इसकी पूरी पूरी ऊपर चढ़का जो गले कांत बन दी गई यूं कुटाई कर दी गई फिर ऊपर बग गए कुटाई कर देगा। हाँ फर्मा बांध दिया। हाँ। और फर्मे के अंदर खड़े हो गए। बाहर से जो मजदूरों ने इसमें मटेरियल डाल दिया। मटेरियल को लेवल किया, पहले हाथ से कूटा उसको और फिर न्यूमेटिक टेम्पर बोलते हैं उसे, फिर उससे कूटा। वो 1 मिनट में 800 बार मारता है। 2 इंच मोटा है और वो बिल्कुल सॉलिड बना देता है। अच्छा सॉलिड बना देता है। हाँ फिर वो होगी। फिर ऊपर फिर फरमा लगा दिया, बीच में से सरिया निकाल के, जैसे ये लग रहा है। हाँ हाँ ये इस तरह की नालियां हम डाल के इसमें से और ऐसे ऊपर खड़े करते जाते और उसके बीच में खड़े हो जाते और फिर जैसे सीढ़ी वीढ़ी लगा के ऊपर डालते गए और ऐसे ही कुटाई करते। पर इसमें एक बात है, इसमें जो गोले एडिटिंग करनी तो बहुत औखी होगी। जो गोले कोई भी चीज अपन ले दोबारा तो कोई फ्रेम लगाना है इसमें, वो चीज तो फिर इसमें नहीं हो पाएगी। कौन सी फ्रेम? मान लो कि अपना कोई अलमारी निकालनी है मान लो। ना अलमारी हमने निकालनी नहीं। अलमारी है क्योंकि 18 बाई 18 का तो बहुत बड़ा कमरा है। तो वैसे ही बड़ी बड़ी अलमारियां ला के जहाँ रखनी है वहां रख देंगे। हाँ ठीक है बात हाँ, भी। तो ये बनाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और एक आपकी रसोई बड़ी चर्चा में, मैंने वीडियो देखी थी कि आपने सबसे बड़ी रसोई बनाई है। इतनी बड़ी रसोई बनाना के कारण? देखिए रसोई क्योंकि जो फीमेल है, हाँ महिला अक्सर रसोई में रहती है। रसोई की रानी बोले हैं। चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास ससुर हो, वो कभी चाय कभी खाना कभी कुछ वो रसोई तो खुली चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें हम जैसे अभी तो हम क्योंकि बूढ़ा बुढ़िया हैं यहाँ। मेरी बेटियां जो हैं अपने, एक मैरिड है, एक अभी यूके में पढ़ रही है, बेटा मेरा बाहर दिल्ली सर्विस करता है। तो हम यही टेबल लगा सकते हैं बीच में क्योंकि स्पेस बहुत है। स्पेस बहुत है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तब एक बात बताओ, आपकी क्या कुछ क्वालिफिकेशन है? मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन करनाल से एज एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर जगबीर सिंह कादल। ठीक है। और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है बात। एक और सुनो, ये जो कर ले आप पूरा ये पानी मछली पालन कर रहे होगा अपना बाहर जो? नहीं, ये मेरा ड्रिप सिस्टम के लिए बनवाया है मैंने ये तालाब। क्योंकि पानी की लोग कदर नहीं करते हैं और नीचे से ट्यूबवेल से बहुत पानी निकाल रहे हैं। अगले 5-7 साल में और बहुत नीचे पानी चला जाएगा। तो उससे क्या है कि उसके लिए हमें और जो है पावर की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी और चाहिएगी। तो आजकल हम जो सोलर एनर्जी पे जा रहे हैं, एयर एनर्जी की हम बात करते हैं, पवन वगैरह लगा के, तो क्यों ना हम नहर का, मैं यहाँ नहर का पानी इकट्ठा करता हूँ ड्रिप सिस्टम से, क्योंकि मैं बागवानी भी करूंगा और यहाँ सब्जियां भी लगा दी हैं मैंने। ठीक है, मतलब कि पूरा बुढ़ापा पूरा काटोगे आप? हाँ, बुढ़ापा के उरे मरूंगा और फिर हम तो हिंदू रिटर्न टिकट लिए हुए हैं, पैदा भी उरे होऊंगा। अच्छा हाँ, क्यों नहीं किस तरह फिर आपने उरे पैदा हो गया? हम हिंदू हैं, हमें पता आत्मा मरती नहीं है। ये तो जो इब्राहिमिक फेथ है वो मानते हैं और हिंदुस्तान के सनातनियों को तो कभी से पता आत्मा ना मरती है, ना जलती है, ना जन्म लेती है। तो आत्मा तो यहाँ है और फिर हम जो चीज चाहते हैं, जिस चीज से हमारा लगाव है, तो हम वहीं रहते हैं इसमें। तो किसका जन्म लोगे आप? मेरा किसके ले लूं? अच्छा,
ये तो उस वक्त माँ कौन अवेलेबल होगी हाँ। और मुझे कौन माँ पसंद आएगी वही ले लूंगा उसमें। अच्छा। ये कोई बंधा हुआ है? फिर ले आपके माता पिता ने भी जन्म ले रखे हो आसपास आपके? बिल्कुल ले रखा होगा। अब उसकी मरते वक्त उसकी क्या तमन्ना थी या उसकी क्या सोच थी या किसी की भी क्या सोच थी, आप देखते नहीं। री इनकारनेशन बहुत होता है। री इनकारनेशन का मतलब है बार बार जन्म लेना। हाँ, बार बार जन्म होगा। अब जैसे भूटान के राजा है, उनका जो बेटा पैदा हुआ तो उसने कहा मैं 700 साल पहले यहाँ टीचर था। कहाँ? नालंदा में। हाँ, वो अपनी दादी को लेके आया वहां और नालंदा में कहता है ये मेरी सीट थी, मैं यहाँ पढ़ाता था और मैं यहाँ का पंडित था वहीं का। ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हैं। इब्राहिमिक फेथ वाले भी मानते हैं चोरी छुपे कि हाँ जन्म होता है। हम तो सनातनी इस देश के लोग तो कभी से मानते हैं और ये फैक्ट भी है, क्योंकि इससे ज्यादा जो है आध्यात्म की तरफ दुनिया में किसी भी देश ने इतनी प्रगति नहीं की, और हम तो 15-16 हजार साल पहले से जानते हैं ये बात। अच्छा एक बात बताओ, जो आप लले जन्म ले दोबारा तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर रंग रूप यू रहा या फिर अपने उसके माता पिता के साथ? देखिए ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, यानी जीन्स जो माँ से, बाप से, दादा से, वो जब से जमीन बनी है उस वक्त की सारी क्वालिटीज हम में है। अब यूं नहीं है कि जो हमारे प्रेजेंट माँ बाप हैं बस वही। हो सकता है 1000 जनरेशन पहले की मेरी दादी हो या मेरा दादा हो उसकी नाक, या मेरा नाना या नानी उसकी नाक मेरे यहाँ लग रही हो, क्योंकि जीन्स खत्म थोड़ा हो जाते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ जीन्स है। बिल्कुल ये ट्रांसफर ही तो कर रहे हैं हम। हमारे माँ बाप ने हमें कर दिया, हमने आगे कर दिया, अब हमारी औलाद आगे कर देगी। तो ये सनातन का वो है कि हम 7 गोत्रा छोड़ते था तो 2 पे आखड़े हुए हैं। वो यही था कि जितना दूर शादी करेंगे उतनी जनरेशन बुद्धिमान भी होगी, मजबूत भी होगी। हाँ, हमको अपने चचेरी में मेरी बहनों से शादी करने वाला देश थोड़ा था। ये तो यूं कहेंगे वक्त की बात है या बदकिस्मती थी इस देश की कि इस ढंग के लोग यहाँ आगे और विश्वास फैला दिया, तलवार के दम पे जो तलवार पहना दी आके लोगों को। अच्छा एक बात और बताओ, अपना पे जमीन कितनी है, के फसल कर रहे हो? यहाँ मेरे पास 4 एकड़ जमीन है इस जगह पे। ठीक है। बल्कि 4 भी नहीं, 3.88 एकड़ है यहाँ। बाकी मेरी आधा एकड़ वहाँ परे है। तो ये बहुत है। ऑर्गेनिक खेती करो? ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल फार्मिंग नहीं है। पड़ोसी जो करा है तो तुझे जोड़ का जोड़ लग गया इनका? डोड़ से डोड़ लगते मेरे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। मैं उनको कह दिया कि भाई बेटे इस तरफ आपके जो है आप स्प्रे करते हो तो इस तरफ ना आए, तो आप इस डोड़ पे खड़े होके और अपने फसलों की तरफ करके ऐसे कर लिया करो। तो वो आप ऐसे ही करते हैं। पहले 2 साल पहले तो नौकर था, उसको पता नहीं था, उसको कहने के बावजूद भी उसने वो कर देता था। फिर उसे समझाया, फिर उसने मान लिया था। और अच्छा ये जो आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, इसका क्या मकसद है, क्या मोटिव है? देखिए आप बिना जहर का खाना खाइए, सब्जियां हो, फल हो, या आपकी दूसरी फसलें, गेहूं है तो अब गेहूं तो मेरे पास थोड़ा सा एरिया बचा हुआ, मेरे लिए ही पैदा करूंगा। बाकी फल और सब्जियां तो क्योंकि इसमें मैंने सारी इसमें फल लगाने हैं, यानी बागवानी करनी हो, और हर तरह का पेड़ लगाने की कोशिश करूंगा, 35 से 40 तरह का। और सब्जियां उनके बीच में जो है एक बेड मैंने सब्जियों के लिए बनाया है, मैं खुद भी खाऊं और 50-100 परिवारों को अगर मेरे यहाँ से सब्जियां, साफ सुथरी सब्जियां चली जाए तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली। फिर जो सब्जी कम होती होगी जो आप ले दवाई को नहीं यूज करते? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है जमीन अपने आप को जिस दिन से आप केमिकल फार्मिंग छोड़ देते हो, अपने आप को सुधारना, इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती जाती है। अच्छा जी। जैसे जंगल में जो जमीन की उर्वरा शक्ति है वो यहाँ से आप कितने केमिकल फार्मिंग कर लें, इससे बेहतर है वो। ठीक है बात आपकी। तो उसी तरह से पिछले 5 साल से जो है हमने यहाँ कोई भी किसी भी तरह के केमिकल नहीं डाला है, ना इंसेक्टिसाइड, ना पेस्टिसाइड्स, कुछ नहीं। तो मैं खुद बनाता हूँ यहाँ खाद, अपना जो बनाता हूँ, जीवामृत, घन जीवामृत। अभी दवाई तो बल्कि जो बनानी है हमने 5 तरह के वो मिला के सब
परनी और 10 परनी इस ढंग की हम बनाते हैं दवाइयाँ, अगर कोई हल्की फुल्की बीमारी भी आ गई तो। लेकिन मैं केमिकल फार्मिंग नहीं करूंगा। अच्छा, किसी सुन आपने छत का पानी उस पर पूरा इसमें स्टोर कर रहे हो आप? हाँ, ये मैंने इसलिए किया कि बरसात के पानी से ज्यादा बेहतर पानी दुनिया में कोई पानी नहीं है। ठीक है। तो वो वहां से आएगा, एक पाइप उधर परे लगा रखा है यूं लाके, और यहाँ से इसमें इकट्ठा करेंगे या मोटर लगाएंगे और अपने नहाने के लिए और फिर इसकी पीने के छत भी आपने जो पानी स्टोर करता है ऊंची बिठा रखी होगी। ये 12 फीट जो कुआं है, ये 12 फीट गहरा है, और इसका जो डाया है वो 14 फीट का है, और इसमें लगभग 60,000 लीटर पानी आ सकता है। अच्छा, हम इस्तेमाल करते रहेंगे, और प्रकृति जब भी अपने बूंदाबांदी करेगी, मेहर करेगी, तो वो यहाँ पानी इकट्ठा होता रहेगा और हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। अच्छा, फिर आपने जो छत भी फिर इतनी ऊंचाई कर रखी है, मतलब पानी से रक्षित होकर इसमें या नॉर्मल कर रखी है? नहीं, वो कर तो रखी ऊंची, लेकिन क्योंकि एरिया लंबा है तो दो तरफ से पानी उतर के आएगा। कितनी बारिश हो तो पानी ऊपर से नहीं छलकेगा, और यहाँ से क्योंकि 2 पाइप लगा रखे आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और कितनी बारिश हो जाए तो अगर फिर भी ज्यादा बारिश होगी तो हमने वो पाइप लगा रखा है उधर बाहर, वहां से यूं लगाकर डाइवर्ट करके और मैं उसे अपने तालाब में छोड़ दूंगा। ठीक है, ठीक है। और इसीलिए मैं वो बाहर भी मैंने 11 फुट चौड़ा में एरिया बना रहा हूँ तालाब के बाहर से, जो हमारे लिए घूमने के लिए होगा, बूढ़ा बुढ़िया के लिए, क्योंकि हम दोनों बूढ़े हैं। हम कहीं फिसल के नहीं गिरना चाहते, तो इसलिए पूरा कंक्रीट का बनाना है इसके चारों तरफ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसलिए हमने ये किया, इसका पानी तो जाएगा ही जाएगा तालाब में, प्लस वो बैठने के लिए जगह बना दी, यहाँ भी ऊपर भी बैठने के लिए जगह है। यानी बहुत स्पेस हमने छोड़ दिया है कि हमारा जहाँ तक दिल करेगा वहां तक जाएंगे, वहां बैठ के चाय पियेंगे। अच्छा, सब्जियां बारे में जो कौन सी सब्जी ला रखी है? सब्जियां कोई 18-20 तरह की लगाई है। ये मेरे पास 1.5 एकड़ ही है। इसमें 4 तरह की गोभी है, 2 मिर्च हैं, आलू लगाए हैं मैंने, और वो आलू मैंने इस ढंग से लगाए हैं कि बेड के ऊपर रखे हैं और ऊपर आड़ी से ढक दिया है। अच्छा, उसको जमीन के अंदर नहीं गाड़ा है। अब इस पे जो आलू लगेंगे, एक तो ये इसमें ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और पराली से ढक दिया तो इसमें घास फूस खरपतवार नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं होगा। यूज नहीं करते हो अगर जो कर ले, फिर खपतवार हो जाए जो, फिर उसका क्या इलाज करो? आपको बस उसको पाड़ के वहीं फेंक देंगे। अच्छा अच्छा, इस खेत से अच्छा कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी। इसमें जो भी कुछ होगा, टहनियाँ टूटेंगी या फसलों के अवशेष रहेंगे, वो सब कुछ यहीं पे डाल देंगे। अच्छा, ड्रिप सिस्टम है यहाँ पे सब्जियों के लिए और बागवानी के लिए। और ये पानी जो ले आप फिर नहर का इकट्ठा कर रहे हो? ये मेरा बार होता तो नहर का पानी हम इकट्ठा करते हैं यहाँ इसमें, और ड्रिप से ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से हमें मिला है। ये 5 हाउस पावर की मोटर है, 5 किलोवाट का ये लोड ले रखा है। ठीक है। तो हम ड्रिप से सारा खेती करते हैं ताकि पानी वेस्ट ना किया जाए। और क्योंकि बाकी लोगों को भी अब ये 4 साल 5 साल बाद ये सब करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी की तो बचत करनी पड़ेगी। हमें अपनी आगे आने वाली औलादों के लिए साफ सुथरी जमीन, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरी हवा छोड़नी चाहिए। पर ये बदकिस्मती है कि आदमी के हाथ में जो भी है, ना साफ सुथरी जमीन छोड़ रखी, ना साफ सुथरी हवा छोड़ रखी, ना साफ सुथरा पानी छोड़ रखा। तो आने वाली औलादें हमें गालियां ही तो देंगे कि हमारे पूर्वज क्या थे। तो इसलिए मैं सबसे कहा चाहता हूँ, कौन सी आप सुनना होगे अब तो नहीं, हमें ये कभी अपने लिए कभी नहीं जीना चाहिए। हम अपने लिए भी जिए, दूसरों के लिए भी जिए। इसीलिए इस देश की संस्कृति ने हमेशा कहा है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये सनातन संस्कृति ही ऐसा कहती है, बाकी दुनिया में किसी ने कभी नहीं कहा। और आज भी विदेशी तो यही कहते हैं, ग्लोबल विलेज। अरे हम परिवार, पहली इकाई जो है समाज की, हम उसकी बात करते हैं, वो आज भी विलेज की बात करते हैं। तो हमसे आगे थोड़ा है वो। हम तो हजारों सालों से वो संस्कृति है जो सबके साथ मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, सबकी मदद करना पसंद करते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि बहुत सालों तक बड़े कष्ट सहे इस देश ने।
आज हम वापस अपनी पिछली ग्लोरी को प्राप्त करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप जैसे यंग लोगों से कि आने वाले 15-20 साल में हम दुनिया के सुपर पावर होंगे। बिल्कुल होंगे। अच्छा ये जो कर इसका मकान का बजट के कुछ रहा फिर? हाँ, बजट तो काफी बढ़ गया है। हाँ। शुरू में तो मैं लेके आया था 25 लाख के आसपास ही, अच्छा। पर ये अब तक 75-80 लाख ये सब पे, अच्छा, इंक्लूडिंग तालाब, तालाब ये सब कुछ जो भी यहाँ पे मैंने किया है उन सब में 75-80 लाख लग लिया। बाकी मैंने कैलकुलेट कभी नहीं किया है। वो तो मेरी वाइफ जब पैसे देती है तो वो कहती है काजल इतने लाख आ लिए बस। ठीक। अच्छा बाकी वाइफ पे डिपेंड, वाइफ अगर का मतलब लेने देने वाइफ करा है क्योंकि वो शानी है। मैं तो सही बात ये है, मैं पैसे को मैंने कभी प्यार नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ इतने पैसे चाहिए, वो निकाल के दे देती है। तो मैंने तो कभी ना पैसे यूं संभाल के रखे तिजोरी में रखूं। मैं तो जिंदगी में 2 महीने अपने पास पैसे रखे हैं और यूं होता था बच्चों को भी ले बच्चों यहाँ रखे हैं, जिसको जितने पैसे चाहिए अपने लेके चले जाना। गाड़ी की चाबी ये रखी है, जिसको जब जरूरत पड़े अपने उठा के चले जाना। और क्योंकि बड़े छोटे थे जब मैंने उनको 6ठी-7वीं में था, मैंने सिखा दिया था बेशक अगर जरूरत हो चाहे हो तो जाएगा वही लीगल, लेकिन मानवता बड़ी है, लीगलिटी बाद की बात है। बेशक फाइन होगा मैं भरूंगा, हाँ, लेकिन चलाना बिल्कुल सही ढंग से। इत्तेफाकन उन्होंने कभी ऐसा किया नहीं, तो हमने तो कभी पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फैसिलिटीज हमारे लिए है, हम उनके लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताओ, जो आपकी उम्र कितनी होगी? मैं 67 साल का हो गया। 67 साल। जुगराल आज आप अपनी वाइफ की इतनी मानो हो, प्यार भी करो हो, दिल ता मेरा साफ्ता है। जो आने वाले मतलब की पीढ़ी है क्या मतलब 67 साल तक नहीं होने 80% तो तलाक के हो जाए करेंगे जुगराल? नहीं, सनातन धर्म में तलाक का तो कोई खाका है नहीं, कोई खाना ही नहीं है। तो ये भी बाहर से आया है, इब्राहिमिक फेथ से आया है। यहाँ इस देश में तलाक का कोई जिक्र नहीं है कहीं पर भी, और ना होना चाहिए। क्योंकि जब शादी एक संस्था है और जब हमारी शादी होती है वो सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, वो पूरे परिवारों के बीच में होती है, दोनों परिवारों के बीच में, गांव के बीच में। और बड़ी अहमियत हम देते थे और ये देनी भी चाहिए, क्योंकि जब शादी करते हैं 2 आत्माएं ही नहीं मिलती, 2 शरीर भी मिलते हैं और वो शरीर दूसरे शरीर को कभी नहीं भूलता। और जो लोग ऐसी गलती करते हैं, जिन किसी एक शरीर का अगर अपोजिट सेक्स से ज्यादा से अगर मेल मिलाप रहता तो शरीर का और वो मन कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि शरीर जब भूलता नहीं तो दुखी बहुत होता है। तो इसलिए मैं आज के जनरेशन से भी कहना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस या ज्यादा लोगों से शारीरिक संबंध बनाना बहुत बुरी बात है। आप अपने आप को तकलीफ में डालेंगे, क्योंकि हम ये हमारी जो सनातनी संस्कृति है वो ये एक अपने जो भी साथी है उसके प्रति वफादार रहो। अच्छा दादा जी एक बात और बताओ, आप कौन सा भगवान न मानो? मैं आप भगवान को नाम देने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति है जो ये प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति में 5 चीजें आती हैं, जब जैसे हम कहते हैं 5 भूत, 5 तत्व, ये जमीन, ये पानी, ये हवा, आकाश और सूर्य देवता। इन 5 में से एक चीज को हटा दो, आप कुछ भी नहीं रहेंगे, निर्जीव हो, आप कुछ भी नहीं रहेंगे। क्योंकि वहां चलते अच्छा क्यों बिल्कुल कुछ नहीं होगा? कहते यूं है कि मतलब अपना अवा देवता नाम का व्रत रखे हो। देखिए सूर्य एक हफ्ता ना निकले तो सब कहेंगे अरे मर गए ना, सब्जियां पैदा होंगी, कुछ भी पैदा नहीं होगा आपकी जमीन में। ठीक है, जमीन पैदा करती है, हम इसी को खाते हैं। आप कहने को हम कह देते हैं हम तो सब्जियां खाते हैं, हम तो फल खाते हैं, निकलता तो इसी में से। हवा अगर हमें नहीं मिले, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं लेता हूँ सांस, नहीं, तुम सांस नहीं लेते, कोई और लेता है। तुम्हारे हाथ में तो रोक के दिखा दो ना सांस कि अब मैंने निकाल दिया, अब नहीं लूंगा, या मैंने ले लिया अब दोबारा मैं इसको बाहर नहीं निकालूंगा, तो रोक के तो दिखाए, रोक कर दिखा, सच्चाई है। आसमान जिसे हम कहते हैं आकाश, ये मिस्टीरियस है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जबकि हमारे तो यहाँ वेदांत में लिख चुके हैं कि भाई ब्लैक मैटर है इसमें, जो आज अंग्रेजों ने कोई
50 साल पहले कहा कि बड़ा ब्लैक मैटर है, बड़ा अरे हमारे तो यहाँ 5000 साल पहले कह रखा है ब्लैक मैटर है। हाँ ठीक है बात। हाँ, खाली नहीं है आकाश, खाली नहीं है। बहुत मिस्टीरियस, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। जब भी आप कभी निराश होते हो, उदास होते हो, तो 5 मिनट जरा आसमान को देखना कि आपकी उदासी ना छू मंतर हो जाए, मुझे कहना। बिल्कुल। पानी में पानी ही जल ही जीवन है, हम कहते हैं। जबरदस्त यादाश्त होती है। इसलिए हमारे पुराने वक्तों में जब हम पानी लेके आते थे घड़े, हमारी माएँ दादियां जब लाती थी तो उसमें फूलों की माला चढ़ाई जाती थी, पूजा करते थे। हाँ, बैठ के पानी पीते थे। बड़ी अच्छी संस्कृति है ये। लेकिन अफसोस के लॉर्ड मैकाले के बाद 1835 के बाद इस देश की संस्कृति को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ये बहुत बड़ी अफसोस नहीं। की अच्छा एक बात बताओ, जुगर लेके है राम जिया का व्रत रखे हैं, बोला बाबा व्रत रखे हैं, तो कदे फिर आकाश देवता व्रत रखे आपने? नहीं, ऐसा है, मैं जब जवान था तो मैंने भी हनुमान के बहुत व्रत रखे हैं। अच्छा। हाँ, खूब व्रत रखे हैं। हाँ। लेकिन वो व्रत रखना, उपवास रखना, ये अलग अलग बातें हैं। उस वक्त तो हम यूं के भूखा मर के ही हम भगवान को खुश कर देंगे। लेकिन उपवास का मतलब कुछ और होता है कि अपने आप को जानो। उस दिन जिस दिन आप व्रत रखते हो, सबसे कट के अपने आप को जानने के लिए ध्यान में बैठिए, वो होता है उपवास। अब हम भूखे तो मरते रहते हैं, ध्यान तो रोटियों में पड़ा रहता है। अब जैसे मैं मंगलवार के दिन यूं कहते हैं भाई आप एक वक्त खाना खाएंगे, जो भी खाएं उसमें नमक नहीं खाना। ये फालतू लोगों ने फालतू बातें जोड़ी हुई है। अब मैं भी उन दिनों में खीर खाता था। और क्योंकि मैं आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन भी था, तो इसलिए शाम को ग्राउंड पे मेरी खीर आती थी। बाकी सारा दिन भूखा मरता, शाम ने 1-2 किलो का एक बड़ा सारा जो है टिफिन जो है खीर का आ जाता, उसको खाता। तो कि भूख लग रही है, अब ठीक है जवान आदमी भूख तो लगेगी, लेकिन व्रत रखना मुझे कोई सही ढंग की बात नहीं लगती। उपवास रखना मुझे सही ढंग की बात लगती। एक और लास्ट में सवाल रहेगा, आपका जो ये ऑर्गेनिक सारा सिस्टम देख के आप सारी चीजें देखी, कोई आपसे और इम्प्रेस होया, किसी ने और काम शुरू किया? हाँ, कई लोग ऐसा चाह रहे हैं, खासतौर पे ये मेरे गांव से मेरा पोते लगते हैं। ये हम बल्कि यूं चाह रहे हैं कि भाई हमारे जो पड़ोस में मेरे बड़े अच्छे पड़ोसी हैं, वो भी मेरे पोते लगते हैं इत्फाकन। तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम क्यों ना ये सारा इस कुछ 12, 14, 15 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और शहरों में पहुंचाएं, हमें मुनाफा भी मिले और लोगों को साफ सुथरा खाने को भी मिले। उनका काम भी। हाँ, ये लोगों को हेल्थ अवेयर करना बहुत जरूरी है, हमारी जिम्मेवारी। खासतौर पे मैं 67 साल का हूँ, जबकि मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबल आदमी रहा हूँ। चाहे मैं जवानी में था, BA फाइनल में पढ़ता, तो मुझे याद है कि हम उस वक्त भी हम बात करते होते थे, काश हमारी माएँ, हमारी बुआएं, हमारी दादियां, हमारी नानियां एम्पावर्ड होती, वो जितनी मजबूत होती हम भी और ज्यादा मजबूत होते। ये जिसे आज बहुत सारे लोग पिछले 5-10 साल से शुरू करना किया कि वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं, तो हमें वो समझ तो नहीं थी कि भाई इस ढंग की बातें करें, लेकिन हम ये जरूर करते थे काश ऐसा होता और एम्पावर्ड होते। अब ये क्योंकि इस ढंग की बातें की जा रही हैं और जितनी एम्पावर्ड होंगी फीमेल, देश उतना ही प्रगति करेगा। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई दादाजी की आपने ऑर्गेनिक खेती भी देखी है, अपना मकान भी देखा है, अपना तालाब भी देखे और पानी किस तरह बचाए इसका, उसका भी आपने एक आइडिया देखा है। भाई जबरदस्त आइडिया ऑर्गेनिक खेती का भी। तो दादाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इस माध्यम से हम दूसरे साथियों तक, लोगों तक पहुंचेंगे। और इनको देखते हुए एक चीज और है, जैसे इनसे इंस्पायर होके बहुत सारे अपने गांव के लोग हैं जो इस तरीके से इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो एक यूनिक सोच के साथ साथ एक अच्छी ये एक प्रैक्टिकली थ्योरी भी देते हैं इस चीज को कि भाई स्वास्थ्य कितना जरूरी है हमारे लिए। तो इनसे इंस्पायर होके हमने भी एक एकड़ में लगाया है कश्मीरी ग्रीन एप्पल का और रेड एप्पल बेर का बाग लगाया। पिछले 3 साल से कर रहे हैं, वो प्योर ऑर्गेनिक है। अच्छा। उसमें कोई केमिकल का कोई मतलब मुनाफा भी है। हाँ, मुनाफा तो है। अपनी जो पारंपरिक खेती चलती आ रही है धान और गेहूं को छोड़ के, मतलब इसमें खर्चा नहीं होता कुछ भी। अच्छा। हाँ, और पैदावार भी होती है। हम तो इनसे इंस्पायर होके और भी कोशिश कर रहे हैं। अभी एक भाई ने यहाँ पे लगाए 2 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया प्योर ऑर्गेनिक। तो इनके बिहाफ पे इनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है अच्छा खासा अपनी लाइफ का भी, और इन चीजों को लेके अच्छी नॉलेज भी है क्योंकि अपने दादा प्रोफेसर रिटायर हैं।
तो इनके साथ जुड़ के हम भी एक इस चीज को पहल देना चाहते हैं, ताकि शहरों में हम अपना एक ऑर्गेनिक स्टोर टाइप में हम एक शुरुआत कर सकें, ताकि लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर भी करें और उनको एक अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ, इनकी सोच से बहुत हमारे गांव के लोग इम्प्रेस हो रहे हैं इस चीज से। तो भाई वीडियो किसी लगी कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।